रूपमती, देखो पुत्री, हमारे मंदिर जाने का समय हो गया है। तुम्हारे स्वयंवर से पहले मंदिर में पूजा करके प्रजा को प्रसाद बांटना अनिवार्य है। चलो। जानती हूँ छोटी माँ, मुझे भली भांति याद है। तो फिर अब विलंब मत करो। राज्य में सभी प्रजा को ये भेंट देकर तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण देना अनिवार्य है। ठीक है। चलो, पालकी बाहर तैयार है। रूपनगर की राजकुमारी रूपमती आज प्रजा को भोग और उपहार दे रही हैं। आप सभी आ जाएं। राजकुमारी के स्वयंवर में आप सभी अवश्य आइएगा और मेरी राजकुमारी रूपमती को अपना अपना आशीर्वाद दीजिए। अस्त्र की धार तो अत्यंत तीव्र है, इसलिए अब हमें वापस जाना होगा। भाई, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, तो इसीलिए मैं बिना कुछ खाए यहाँ से आगे नहीं चलूंगा। इस तरह भूख से विचलित हो जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हो भाई? मैं मनुष्य नहीं हूँ क्या? सुनो अभिराज, लालच और भूख, इन दोनों चीजों पर अगर तुम विजय पालो तो ही तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। क्या बोल रहे भाई? आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं बन सकता ना। ये मुझे खाना है। पता है भाई, यहाँ के कारीगर ना बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। देखो ना, शस्त्र पे कैसे धार दिए। मैं देखता हूँ। क्या कर क्या रहे हो? रुको रुको रुको, क्या ये सब हैं? बिना दाम दिए फल खा रहे हो? यहाँ चोरी करने आए हो क्या? इसे चोरी कहते हैं क्या? अब दरअसल हमें क्षमा कीजिए, मेरे मित्र से भूल हो गई। इसे बहुत भूख लगी थी तो। अरे कैसी भूल? मैं आपसे माफी। प्रकृति के फलों का कैसा मूल्य? हाँ, जो वन में तो सब कुछ निःशुल्क मिलता है, तो तुम ऐसे फलों का मुझसे दाम लोगे? हाँ? सुनो, फल लेना है तो दाम दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो मैं सैनिकों को बुला लूंगा। सैनिकों को बुलाओगे? निःशुल्क फलों का तुमको दाम चाहिए? मैं दूंगा नहीं दाम, मैं दूंगा नहीं। जाओ, जो करना है कर लो। अभिराज शांत हो जाओ। रुको, मैं अभी बताता हूँ। शांत हो जाओ अभिराज। बोलो, क्या बोल रहे थे? धमका रहे हो मुझे? नहीं, निःशुल्क फलों का दाम नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। मैं तुम्हें तो मैं ऐसे देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। मैं करता हूँ। बिना मूल्य दिए नहीं जा सकते। वहाँ विवाद क्यों हो रहा है? बाहर है। प्रजा का आपसी कलह है। इस समय आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा राजकुमारी। तुम आए बड़े फलों का। मेरी बात सुनिए। शांत हो जाओ अभिराज, मैं बात इस कर रहा राज्य हूँ। की समस्त प्रजा मेरे पिता की संतान की रुको समान। अभिराज, देखिए मैं यदि आपसे उन्हें क्षमा कुछ मांगता हूँ। हुआ तो सहायता मेरा परम कर्तव्य है। धमकी क्या दे रहे हो? मुझे दाम चाहिए। फलों का दाम दाम देंगे। दिए बिना नहीं जाने दूंगा। झूठ बोल रहे तुम। नहीं, मैं चोरी कैसे कैसे अभिराज? दोगे? देना पड़ेगा। छोड़ दो अभिराज उन्हें। क्या हो रहा है वहाँ? रूप को धार राजकन्या रूप मोती तुम्हें अनुन्ना रूप को धार ये तो जलपरी है। रूप मोती तुम्हें अनुन्ना रूप मोती रूप मोती रूप मोती रूप मोती रूप मोती। क्या बात है? क्या समस्या है? क्या घटना घटी है यहाँ पर? राजकुमारी रूपमती,
भयभीत मत होइए, बताइए क्या हुआ। राजकुमारी, ये दोनों व्यक्ति चोर हैं। ये दुकान से फल के दाम दिए बिना जा रहे थे। अब आप ही बताइए राजकुमारी जी। दुकान से वस्तु लेने पर मूल्य देना होगा। आपने फल ग्रहण किया है तो मूल्य दे दीजिए। मेरी बात सुन भाई, यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और राजकुमारी भी सामने खड़ी है, इसलिए हमें इस फल का दाम देना ही होगा। तुम कुमार देव का ये हार इन्हें दे दो, इससे फल का दाम चुकता हो जाएगा। नहीं, मैं अपना बहुमूल्य हार क्यों दूं? हाँ, कदापि नहीं। दे दो, मेरी बात नहीं, मानो। नहीं, नहीं, मत। लाओ। रुकिए रुकिए, ये क्या है? ये हार तो मेरे भाई कुमार देव की है। तुम्हारे पास कैसे आई? ये हार भी चोरी की है ना? तुम देखने से चोर नहीं लगते, बल्कि डाकू लगते हो। मैंने जिस लड़की के प्राण बचाए, वही लड़की मुझे सबके सामने डकैत कह रही है। क्या यही मेरे उपकार का फल है? तुमने कब चुराया ये हार? इसका मतलब राजमहल में भी प्रविष्ट हुए थे। तो तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! और क्या क्या चुराया है तुमने? राजकुमारी, आप सुंदर हो सकती हैं, राज परिवार की सदस्य हो सकती हैं, लेकिन हम भी वैद हैं। मैं वैद सरदार का बेटा हूं और ये मेरा दोस्त अभिराज है। हम मेहनत करते हैं, शिकार करते हैं ताकि हम अपना पेट भर सकें। हम चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। किसी बाहर के राज्य वाले ने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की। फिर इसने कैसे किया? कौन है ये युवक? तुम्हारी इतनी धृष्टता, तुम राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। बंदी बना लो इन्हें। देख क्या रहे हो? बंदी बनाओ इन्हें। नहीं 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 राजकुमारी जी, नहीं 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 नहीं। अरे वो देखो। रूपमती, रूपमती। मैं अब और समय नष्ट नहीं करूंगी। अब मैं स्वयं महाराज विक्रमदेव का अंत निश्चित करूंगी। ज्योतिला, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक साधारण से वैद में आखिर इतनी शक्ति कहां से आई जिसने एक विशाल केतु को हरा दिया। यही तो मैं भी सोच रही हूँ जड़ी बूटी, कि ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति है। पहले ये ज्ञात करो कि ऐसी कौन सी विशाल शक्ति है जिससे भय हो रहा है। जड़ी बूटी, पहले ये ज्ञात करो कि रूपनगर के राजमहल के भीतर क्या षड्यंत्र चल रहा है। राजवैद को उपस्थित करो। खोखोस की रानी ज्योतिला की जय। कहो राजवैद,
महल के भीतर क्या चल रहा है? विक्रम देव राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद कुमार देव को रूपनगर के सिंहासन पर बिठाएंगे। मेरा मन कहता है कि स्वयंवर और अभिषेक के समय ही आक्रमण करना उचित होगा। उसके अतिरिक्त? हाँ महाराज, और एक सूचना। बताओ। आज सुबह ही उस वैद्य के पुत्र और राजकुमारी के बीच कटु विवाद हुआ है और इसीलिए राजकुमारी और वैद्य के पुत्र के बीच शत्रुता हो गई है। चोटिला, क्या सोच रही हो? ये वैद्य मुझे चाहिए, जड़ी बूटी। उस वैद्य को खोज निकालो। वही होगा हमारे खेल का महत्वपूर्ण मोहरा। आप सुंदर हो सकती हैं, राज परिवार के सदस्य हो सकती हैं, लेकिन हम भी वैद्य हैं। हम मेहनत करके शिकार करते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। हम चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। कौन था वो युवक? इतनी सुंदर आंखें। उसकी आंखों में सच्चाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा व्यक्तित्व मैंने पहले कभी नहीं देखा। रूपमती, हाँ काका, कहिए। मैंने सारे राज्य के राजकुमारों के साथ खुद वार्तालाप की है और वो खुद बहुत सफल हैं, वीर हैं, बुद्धिमान हैं, राजनीति भी जानते हैं। उन सब में राजा बनने के समस्त गुण हैं और उनमें से कुंतल राज्य के राजकुमार मुझे बहुत पसंद हैं। अब तुम बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं और क्या कहूँ? मैंने तो छोटी माँ से कह दिया है। अब जिसे भी मेरे योग्य समझेंगे मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। कुंतल राज्य के राजकुमार से विवाह करोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी रूपमती। मेरी बात मानो तो तुम उसी राज्य में विवाह करो। रूपनगर से सबसे दूर है कुंतल राज्य, इसीलिए मैं तुम्हारा विवाह उसी राज्य में करूंगा। तुम्हें इतने दूर भेज दूंगा कि सहजता से तुम इस राज्य में वापस कभी नहीं आ पाओगी। अरे क्या हो गया तुम्हें? आखिर इतने ध्यान से तुम क्या सोच रही हो, बताओ जरा। कुछ नहीं बुआ जी, वो मैं वैद्य की बातों को स्मरण कर रही थी। वैद्य की बातें? तुम किसी वैद्य के बारे में क्यों सोच रही हो? जानती हो ना, वो हमारे रूपनगर का भला नहीं चाहते। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम्हारे पिता के भविष्य के बारे में क्या लिखा है जानती हो? लिखा है कि जब वन के लोग महल के समीप आएंगे तो बहुत बड़ा संकट आएगा और उसी वन में वो वैद्य रहते हैं। देवदत्त तो अकेले उस बाघ रूपी राक्षस के साथ लड़ते रहे और उसके बाद धनुष को इस तरह से लेके मारा, ऐसे मारा और फिर ऐसे लेके ऐसे ही मार रहा था, ऐसे ही मार रहा था। हाँ, तो ऐसे करके उसकी आंखों में देख के मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? अरे होना क्या था,
फिर उसके बाद जो हुआ, ये इतिहास में पहली बार हुआ। इतना विशाल एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस हमारा कोई भी अहित नहीं कर सका। और ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मेरा मित्र देवदत्त मेरे साथ था। सुनो, उसने केवल राक्षस को परास्त ही नहीं किया, देवदत्त ने तो अपने शौर्य से राजकुमार और राजकुमारी के प्राण भी बचाए। इसीलिए तो राजकुमार ने उसकी वीरता से अभिभूत होकर उपहार भी दिया। तुम दिखने में चोर नहीं लगते, बल्कि तुम डाकू लगते हो। सुना था रूपनगर की राजकुमारी बहुत दयालु है, लेकिन क्या यही उनकी दया का परिचय है? मैंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उनके प्राण बचाए और उसी राजकुमारी ने भरे बाजार में मेरे बिना किसी अपराध के मुझे चोर कहकर संबोधित किया। क्या हुआ बेटा, इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं हुआ पिताजी। तो इस प्रकार उदास क्यों हो बेटा? आज हमारे कुल के लिए प्रसन्नता का दिन है, बड़ी प्रसन्नता का दिन है आज। अब तक हम वैद्य दूसरे लोगों के अन्याय और पीड़ा को सहते आए हैं, किंतु आज तुमने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया कि हम वैद्य भी शत्रुओं को धूल चटा सकते हैं। आज तुमने हमें स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर जीने का साहस दिया। एक बात कहूं पुत्र, आज मुझे एक पिता होने के नाते तुम पर गर्व हो रहा है। मेरा सिर ऊंचा हो गया। आओ आओ मेरे साथ। सब लोग सुनिए, आज देवदत्त ने प्रमाणित कर दिया कि हमारे समुदाय में सबसे बड़ा वीर यही है। अतः मेरे विचार से मेरे पश्चात देव राज्य का नेतृत्व करने के लिए देवदत्त ही योग्य है। मुझे आपत्ति है। केवल एक साधारण राक्षस को पराजित करने मात्र से आपने देवदत्त को अगला उत्तराधिकारी और सरदार घोषित कर दिया। सरदार बनने के लिए प्रत्येक सदस्य को कठिन परीक्षा देनी होती है और यही नियम है, यही नियम चलता है सदियों से। देवदत्त भी परीक्षा दे और मैं भी परीक्षा दूंगा। केवल मात्र सरदार का बेटा होने के कारण देवदत्त सरदार नहीं हो सकता। ये तुम्हारी भूल है रघुराज। क्योंकि मैं सरदार का बेटा हूं इसलिए मैं ही सरदार बनूंगा, ये बात गलत है। तुम जिस नियम की बात कर रहे हो उसी नियम के हिसाब से हम ये तय करेंगे कि कौन बनेगा सरदार। ठीक है,
अगला सरदार कौन बनेगा ये समय निर्धारित करेगा। किंतु देवदत्त ने आज जिस वीरता का परिचय दिया है उसे देखते हुए आज यहाँ सारी रात उत्सव होगा और कल सुबह हम सब मिलकर जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे। कल होगा हमारा शिकार उत्सव। देवदत्त 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 हो जाओ, जितना खुश होना है हो जाओ। उचित समय आने पे मैं तुम्हें बताऊंगा। जय खुकुस रानी जोटिला की जय। महारानी, असमय बुलाने का प्रयोजन? राजकीय कार्यों में समय का कोई बंधन नहीं होता। जब भी राज्य को आवश्यकता होगी तभी बुलावा भेजा जाएगा। सुनिए, आपको एक विशेष कार्य पूर्ण करना होगा। मैं तो सभी विशेष कार्यों को संपन्न करता हूँ, अब नया क्या है? सारे कार्य और ये कार्य एक नहीं है, ये एक विशेष कार्य है। सही समय की प्रतीक्षा करके पूर्ण सावधानी से अंजाम देना होगा। मुझे महाराज विक्रमदेव का वो विशिष्ट आभूषण चाहिए, वो आभूषण जिस पर राज परिवार की विशेष पहचान है, और वो आभूषण मुझे आप लेकर देंगे। मैं मतलब महाराज का आभूषण लेकर आऊंगा? यह संभव है? मैं ये कार्य कभी नहीं कर पाऊंगा। और यदि मुझे ये आभूषण प्राप्त नहीं हुआ तो आपका ये शरीर और मस्तक दोनों ही शेष नहीं रहेंगे। ऐसा मत करिए महारानी जी, मुझे क्षमा कीजिए महारानी जी। सुनिए राजवैद्य जी, मैं अब और कोई व्यथा नहीं सुनना चाहती। ये मेरा अंतिम आदेश है। आज रात को जब चंद्र जब पूर्ण होगा तब जादुई शक्तियों के परे मृत्यु का साया होगा। मैं उस निर्जन गुफा के समीप तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ विक्रमदेव के आभूषणों के साथ उपस्थित रहें। मेरी इस चेतावनी को स्मरण रखना। नहीं बेटी, अब और नहीं खाऊंगा। बस इतना ही बचा है। ये लीजिए, मुंह खोलिए। অন্ধকারের আলো হয়ে তুমি তো জাগাও पिताजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। अच्छा पिताजी, वैद्य कैसे मनुष्य होते हैं? क्या वो हमारे शत्रु हैं? नहीं, वो शत्रु नहीं है, पर वो मित्र भी नहीं है। न शत्रु है न मित्र है। मतलब? मेरा अर्थ है वो जंगल में रहते हैं, जंगली हैं, प्रकृति के बहुत समीप रहते हैं। हम लोग महल में रहते हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते। वो सभ्य समाज से दूर रहते हैं, पशु पक्षी का शिकार करके पेट भरते हैं, खुली जगह में घूमते हैं। वो कब किसे अपना शत्रु बना लें और कब किसे अपना मित्र बना लें, ये समझना अत्यंत कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बहुत ही बेपरवाह होते हैं, बहुत ही उग्र होते हैं। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उचित होगा कि उनसे दूरी बना के रखें। हम भी वैद्य हैं, हम मेहनत करते हैं और फिर शिकार करके अपना पेट भरते हैं। हम कभी चोरी करके अपना पेट नहीं भरते। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। तो क्या सभी वैद्य एक जैसे होते हैं?
किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। महाराज, आपने भोजन कर लिया महाराज? अब आपके विश्राम का समय हो गया है। हाँ, बस हो गया। जब तक मेरी बेटी रूपमती है, मेरे भोजन में कोई कमी हो सकती है? बुद्धि काका, पिताजी पूरी तरह से कब स्वस्थ हो पाएंगे? अवश्य होंगे बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत शीघ्र ठीक हो जाएंगे। ये देखो, महाराज जल्दी से स्वस्थ हो सके इसलिए विशेष औषधि लाया हूँ। इसे ग्रहण करने के पश्चात विश्राम करेंगे। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। शुभ रात्रि। लीजिए महाराज, इसे एक ही बार में पी लीजिए। पी लीजिए महाराज। इसे पीते ही आपको क्षण भर में नींद आ जाएगी और फिर मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। ये कितना कड़वा है। वैद्य जी, आपने ऐसा काढ़ा तो पहले कभी नहीं दिया। हाँ महाराज, मैंने औषधि की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है। देखिए महाराज, जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते तब तक सबकी चिंता बनी रहेगी। दीजिए। अब आप विश्राम कीजिए। कितनी देर और? कितनी देर और कितनी प्रतीक्षा करूं? चंद्रमा लगभग आधा आकाश पार कर चुका है और वो राजवैद महल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। अकर्मण्य व्यक्ति, क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? चंद्रमा अब अस्त होने वाला है और तुम इतनी धीमी चाल से यहाँ आ रहे हो। सत्य तो ये है महारानी, मैं प्राण हथेली पर लेकर छुपते हुए आया हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे वो प्राण छीन लूंगी। ये क्या कह रही हैं महारानी जी? आप मेरे प्राण ले लेंगी? भूल कर रही महारानी जी, यदि मैं मर गया तो आपका ही अहित होगा। मेरा कैसे हित होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रानी जोटीला का हित करोगे? अब देखो तुम। ये तो विक्रमदेव का आभूषण है ना? पूर्वजों की सौगंध। गले के हार को देखिए, इसमें आदिदेव का चिन्ह दिख रहा है।
वाह 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 वाह, मेरा ये कार्य पूर्ण करके तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए इस संसार में जीने के लिए तुम्हें कुछ दिन और देती हूँ। जाओ। किंतु महाराज को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज के जाने से पूर्व ही उनके प्राण मेरे हाथों में होंगे। विक्रमदेव, अब प्रारंभ होगा रानी जोटीला का असली खेल। वो रहा शिकार। देखता हूं तुम उसे एक ही तीर से कैसे मारते हो। मारो उसे। उसे? ये तो एक निर्जीव प्राणी है पिताजी, और ये अपना भोजन खा रहा है। इसका शिकार मैं क्यों करूं? करना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। कैसा नियम पिताजी? एक मासूम प्राणी जो बहुत शांति से अपना खाना खा रहा है, उसका लाभ उठाकर मैं उसे मार दूं? हाँ, तुम्हें मारना होगा, यही प्रकृति का नियम है। उस घास को देखो, घास ने उस जीव का कोई अहित नहीं किया, फिर भी वो जीव उसे खाकर अपनी भूख मिटा रहा है। ठीक उसी तरह से हमें भी उसे मारकर अपनी क्षुधा शांत करनी होगी, यही प्रकृति का नियम है। जाओ, जाकर मारो उसे, मारो। लेकिन पिताजी। जाओ, मारो से। जाओ, मारो से। मार दिया। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। वीरता में मैं भी किसी से कम नहीं हूं सरदार। नहीं वीरदत्त, बिल्कुल नहीं। सरदार बनने के लिए तुम्हें और अधिक कठोर बनना होगा। जीवन की हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें स्वयं को दृढ़ करना होगा। स्मरण रहे तुम वैद्यों के होने वाले सरदार हो, यह सब तुम्हें सदा याद रखना। उठो। सरदार, 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 जिसके हाथ एक मामूली पशु को मारने में कांपते हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, वो सरदार कैसे बन सकता है? मैं रघुराज सरदार बनने का असली अधिकारी हूं। शांत हो जाओ रघुराज, शांत हो जाओ। कौन सरदार बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये तुम नहीं, आने वाला समय देगा। हैं?
ठीक है ना? ठीक है। अब भाई सुनो ना, मुझे प्यास बहुत लग रही है। जल पीने का समय हो गया है। मैं नदी से जल लेकर आता हूँ। जाओ देवदत्त, हमारे लिए भी थोड़ा जल ले आओ। तब तक हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। क्या हुआ राजकुमारी? कौन है यहाँ पर? बाहर आओ, बाहर आओ कह रही हूँ ना, अन्यथा मैं पहरेदारों को बुला लूंगी। पहरेदार, पहरेदार! अरे मैं हूँ मैं। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? ये क्या? पक्षी तो मनुष्य की तरह बात कर रही है। अरे तुम वही पक्षी हो ना जो उस दिन घायल होकर गिर गई थी? तुम बोल भी सकती हो। हाँ राजकुमारी जी, आपके स्पर्श मात्र से ही तो मुझे नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से जीवन मिला तुम्हें? हाँ, उस दिन आपके छूते ही मेरा घाव पूरी तरह भर गया। अब देखिए ना, मैं कितनी अच्छी तरह से उड़ पा रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? एक पक्षी बातें कर रही है और कह रही है मेरे स्पर्श से उसे नया जीवन मिला। क्या ये वास्तव में संभव है? मेरे स्पर्श से किसी के प्राण कैसे बच गए? यदि ये सत्य होता तो मैं कब का बुद्धि काका को वापस भेजकर पिताजी का घाव ठीक कर देती। आपको विश्वास नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो भविष्य में अवश्य हो जाएगा। अभी के लिए इसे संभाल कर रखें। मैं इसका क्या करूंगी? राजकुमारी रूपमती, तो अब मैं चलती हूँ, फिर कभी भेंट होगी। हमारी ये बातें किसी को बताना मत, ठीक है ना? राजकुमारी, आओ। ये भोजन ग्रहण कर लीजिए राजकुमारी, तब तक मैं आपके स्नान का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? आपके छूने मात्र से ही मुझे नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से प्राण बच जाते हैं तो छूने से कष्ट कम हो जाएगा। क्या मुझ में इतनी शक्ति है? राजवैद्य ने जिस वैद्य के पुत्र के बारे में बताया था, उसका कोई संदेश मिला? मुझे वो लड़का चाहिए। हाँ जोटिला, पर उस साधारण से वैद्य की लड़की को तुम पहचानोगी कैसे जोटिला? सूचना एकत्रित करो। हाँ, सही, मैं
कह रही थी कि खबर लाने के लिए किसी राक्षस को भेजूं क्या? उन वैद्य लोगों की खबर लेने के लिए किसे भेजना उचित होगा जोटिला? नहीं, 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 नहीं। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। सबके सब अयोग्य और मूर्ख हैं। मैं स्वयं जाऊंगी। नहीं 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 जोटिला, ऐसा मत करो तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हें चोट लगी है जोटिला, तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो। शांत रहो। ऐसी छोटी मोटी चोटों की परवाह खुश रानी जोटिला नहीं करती। तुम यहीं रुको। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। पकड़ो उसे, वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ? वो खरगोश कहाँ गया? ये कोई गिद्ध नहीं है, बल्कि ये तो जोटिला है। 30 वर्ष पूर्व मैं इसे नहीं मार पाया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। अरे, वैदों का सरदार किरात नहीं है? इसी के पुत्र को तो ढूंढ रही हूँ मैं। अब मैं अपना नाम करूंगी। तुम वैदों के सरदार की रात हो ना? तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलाओ उसे। महाराज ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है। अरे बाजार में राजकुमारी के साथ अभद्रता की है उसने। झूठ मत बोलो। मेरा पुत्र ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। सावधान मायाविनी, मैं जानता हूं तू चोटिला है, और याद रखना, तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। सही, सही पहचाना। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पुत्र को अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं। खबरदार शैतान! खबरदार! मेरे प्राण प्रिय पुत्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। भाई, रूपनगर के ये राज सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से! रुको मत, भाग जाओ! पिताजी! यही तो है सरदार का पुत्र, जिसे मैं इतने वर्षों से ढूंढ रहा हूँ। पिताजी, पिताजी, निवृत्त! पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आ चुका हूँ।
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पिताजी, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, चिंता मत कीजिए पिताजी, आप अपनी आंखें खुली रखिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। जल 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 चाहिए ना आपको पिताजी, दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। पिताजी सरदार, सरदार, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे सरदार? सरदार, क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? क्या देवदत्त और बाबा क्या हुआ? हमारे घर में चूल्हा जलना तो दूर की बात है, खाने का एक दाना तक नहीं है हमारे पास। बिना भोजन किए ही सो गए। क्यों सो गए? आखिर क्यों हुआ ऐसा? हाँ? जब ये तुम्हारे साथ गए थे तो ऐसे वापस क्यों आए? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दे। सकता नहीं, नहीं, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उन्हें। तुम भी बोलो ना, तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो ना, चुप क्यों तुम? आखिर हुआ क्या था? मुझे बताओ ना, मुझे जवाब दो ना। चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे। क्या हुआ? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्यों चुप हो तुम लोग? कुछ हुआ तो नहीं ना सरदार को? सरदार को कुछ भी नहीं हुआ ना? नहीं, 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 सरदार को कुछ नहीं होगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई? हाँ? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि सरदार की ऐसी हालत कर दी? अब हमें इसका समाधान निकालना होगा। नहीं सरदार माँ, रूपनगर का वो राज सिपाही रूपनगर का राज सिपाही? राज सिपाही? राज सिपाही? एक राज सिपाही ने, हाँ? एक साधारण कर्मचारी ने वैद्य सरदार को क्यों मारा? क्या दोष था? हाँ? किसके आदेश से सरदार किरत को मारा? किसके आदेश से? मुझे विश्वास है कि इसी हार के लालच में उस राज सिपाही को यहां भेजा गया था जिसने सरदार को मारा।
विक्रम देव का स्वर्णहार है। इस पर तो इसके ऊपर तो राज चिन्ह है। ये देखिए, महाराज विक्रम देव का विजय चिन्ह इस हार के ऊपर है। ये क्या, इतने बादल कहां से आ गए? मैं आ रहा हूँ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पिताजी! ये क्या देखा मैंने? पिताजी के बारे में ये अशुभ सपना कैसे देखा मैंने? सुना है सुबह का सपना सच हो जाता है। पिताजी ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। पिताजी, 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 पिताजी! हे भगवान, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए और ये सपना झूठ हो जाए। अब कहाँ चले गए? अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। पिताजी, 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 पिताजी! पिताजी, पिताजी,
पिताजी आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आप? आप ठीक तो है ना? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ हैं? आप सुरक्षित तो है ना? आप कहाँ हैं? पिताजी, पिताजी, पिताजी अब कहाँ है? कहाँ है पिताजी? पिताजी, ये क्या? ये क्या? पिताजी के दुपट्टे पर ये तो रक्त का दाग है। तो क्या पिताजी को सच में कोई चोट लगी है? जो मैंने देखा वो सपना नहीं था, कड़वा सच था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। पिताजी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अरे राजकुमारी, आप यहाँ पर? आप यहाँ और घर की हालत ऐसी किसने कर दी? सुनो, पिताजी कहाँ है? हाँ, मेरे पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ है? कहाँ है पिताजी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय तो उन्हें राज दरबार में होना चाहिए। आज महाराज विक्रमदेव के साथ जो कुछ भी हुआ है वो केवल महाराज का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे रूपनगर की मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर एक गहरा आघात है। मैं इस अपराध को किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपराधी को खोज निकालूंगा। उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। सेनापति महोदय, आपकी आंखों में यह डर कैसा है? आपको किसका भय है? कुमार, ये मत भूलना कि मैं आपका गुरु हूँ। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, पर मुझे किसी भी प्रकार सत्य का पता लगाना ही होगा। कुमार देव, मैंने अपना पूरा जीवन रूपनगर को समर्पित किया है। जब भी महाराज पर विपत्ति आई है, मैं ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया हूँ। इसलिए आप मुझ पे इस प्रकार संदेह नहीं कर सकते। अनर्थ हो गया। यदि कुमार ने मेरी आंखों में देख लिया तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें तो महाराज की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ना? देव कुमार, मैं जब गया था महाराज विश्राम कर रहे थे। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सैनिकों, इसे कोड़े से मारो जब तक ये सच न उगल दे। इसे तब तक मारो जब तक असली सच्चाई बाहर ना आ जाए। मारो इसको। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमें झूठे आरोप में दंड न दे, हमें क्षमा कर दे। पिताजी, पिताजी, पिताजी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना?
मैंने आपके कक्ष में देखा आपके दुपट्टे पर रक्त का दाग। अब ठीक तो है ना पिताजी? रक्त देखकर डर गई मेरी पागल बेटी। पता नहीं कल रात मैं इतनी गहरी निद्रा में था कि घाव से कब रक्त निकला और कपड़े भीग गए मुझे आभास ही नहीं हुआ। तुम जाकर राजवैद्य जी से पूछो, उन्होंने ही मेरे घाव पर औषधि लगाकर पट्टी बांधी है। महाराज के स्वर्ण का हार कहीं नहीं मिल रहा है दीदी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तलाशी लो, किसने चुराए हैं? सच बता, तुम में से चोर कौन है? राजकुमारी जी, अब आप ही दया करके हमें बचा लीजिए राजकुमारी। इन्हें जाने हमने दीजिए। सचमुच चोरी नहीं किया राजकुमारी जी। इन्हें जाने दीजिए, ये लोग अपराधी नहीं है, मुझे विश्वास है। इनका पक्ष मत लो दीदी, तुम इन दास दासियों को नहीं जानती। मैं इन्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ भाई। मेरा मन कह रहा है ये कार्य इन्होंने नहीं किया। क्षमा करें महाराज, इस तरह किसी का अपमान करने का अर्थ क्या है महाराज? कुमार, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सही नहीं है। तुम रुक जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं महाराज, इनको जब तक इन हाथों से कोड़े नहीं पड़ जाते, मुझे लगता है इनके मुंह से सच्चाई बाहर नहीं आएगी। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, राजसभा में सभी से पूछताछ हो रही है, तो फिर इस राजसभा में प्रताप जी भी तो उपस्थित है, उनसे भी तो पूछताछ कीजिए। सावधान! मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हो। अब इसके आगे कुछ कहा तो तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। भाई रुक जाओ। कुमार, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो, छोड़ दो उन्हें। ये मेरा आदेश है, अपनी तलवार नीचे करो। रुक जाओ, यहाँ नहीं, भाई यहाँ छोड़ दो। नहीं, पीछे हटो, यहाँ नहीं, हटो यहाँ से। अपने पुत्र को समझाओ प्रताप, यदि राज सिंहासन पर बैठना है तो इस प्रकार का उग्र व्यवहार उसे शोभा नहीं देता। क्रोध को शांत रखना चाहिए। सच ही तो है भाई, पहले ऐसा नहीं था। इसके मन में चल क्या रहा है? चल, मैंने कुछ नहीं किया। चल, मुझे छोड़ दीजिए। ये क्या? अरे इतना क्यों मारा है तुम लोगों ने इसे? इस तरह कोई किसी को मारता है क्या? कोई और चारा नहीं था राजकुमारी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। महल के पीछे जाके कुछ छुपाकर भाग रहा था। मुझे विश्वास है महाराज का हार इसी के पास है। नहीं नहीं, विश्वास कीजिए, मैंने कोई हार नहीं चुराया है। क्यों कुमार, आप चुप क्यों हैं? अभी तो आप चोर को ढूंढ रहे थे ना? रुको भाई, तुम इसे दंड देने जा रहे हो, पर यही दोषी है, इसका कोई प्रमाण है? मतलब तुमने तो अभी सुना ना कि प्रहरी ने कहा कि ये चोरी करके वहां से भाग रहा था। पर इसके पास तो कोई प्रमाण नहीं है ना, तो फिर इसे चोर कैसे कह सकते हैं? भाई एक बात याद रखना कि क्रोध से किसी भी राज्य को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे राजा नहीं बनते। देखिए महाराज, इसने फल चुराए हैं, हार भी इसी के पास होगा। मैंने ये हार नहीं चुराया राजकुमारी, मेरी बात पे विश्वास करिए। घर में सब लोग भूखे हैं, मेरी छोटी बहन भूख से रो रही थी, इसीलिए मैंने केवल फल लिए थे। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर इसने हार चुराया होता तो तलाशी करने पर हार ही मिलता, फल नहीं। वाह, इसे ही कहते हैं
सच्चा न्याय, यही तो है सुविचार। मुझे एक बात बताइए, भूख मिटाने के लिए अगर कोई चोरी करता है तो क्या वो कोई अपराध है या फिर विवशता? यदि प्रजा भूखी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और अगर प्रजा को भोजन नहीं मिलता है तो फिर ये राजा की हार है। कहना क्या चाहती हो बेटी? ये किसान का पुत्र है, ये बहुत परिश्रमी है। इसे हमारी सेना में भर्ती किया जाए ताकि इसे दोबारा चोरी ना करनी पड़े। सेनापति जी, इस युवक को अपनी सेना में नियुक्ति दो। ये तुम्हारा है, तुम ही रखो। मैंने तुम पर जो भरोसा किया है उसे तुम्हें हमेशा निभाना होगा, ठीक है? राजकन्या रूपमती तुम्हें अनुन्ना। ये लीजिए। देखो जोटिला, तुम्हें थोड़ा सा कष्ट होगा। हाथ छोड़ो मेरा। तुम समझ नहीं रही हो जोटिला, तुम्हें चोट लगी है। तो क्या आराम मिल रहा है मुझे, ऐसा लगता है तुम्हें? मैंने मना किया था कि इस कमजोर शरीर के साथ अकेले कहीं मत जाओ, पर नहीं, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता। चुप रहो। जो मुख बार बार खोखुश रानी जोटिला को उपदेश दे, उस मुख को बंद रहना ही सबके लिए अच्छा है। अब ऐसे ही पड़े रहो। अब अगर दोबारा अपनी जबान चलाई ना, तो ये मुख बोलने के लायक नहीं बचेगा। सदा के लिए तुम्हें गायब कर दूंगी। चुपचाप अब अपना काम करो जाकर। भाई, इसमें तुम्हारे परिवार के लिए राशन, फल और सब्जियां सब कुछ रखा है। घर जाकर कहना कि महाराज ने दिया है, ठीक है? आपने मेरे परिवार की भूख मिटा दी, मुझे सेना में सम्मानजनक नौकरी दी, आपने मुझे नया जन्म दिया राजकुमारी। मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगा? तुमने एक अच्छे बेटे की तरह जैसे परिवार के लिए संघर्ष किया है ना, उसी तरह एक दिन एक अच्छे सैनिक बनकर इस रूपनगर के लिए युद्ध लड़ोगे। उस दिन मैं समझूंगी कि तुमने मेरा मान रख लिया। महाराज कितने महान हैं, उनका हृदय कितना विशाल है। मैंने तो उनकी बस कहानियां सुनी थी, आज साक्षात देख भी लिया। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी, मैं अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा। जाओ, घर पर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।